लैन वांगजी की जब आंख खुली तो सुबह की मध्यम रोशनी और सिर में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। तेज चुभन की वजह से उन्होंने फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह की वो हल्की धूप भी उनकी आंखों में सुइयों की तरह चुभ रही थी और तबीयत बेहद खराब महसूस हो रही थी। बचपन में बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपनी गोल्डन कोर आंतरिक ऊर्जा हासिल कर ली थी, इसलिए बीमारी क्या होती है वो ये बात भूल चुके थे। लेकिन इस वक्त उनका सिर बुरी तरह फट रहा था। उन्होंने बिस्तर से उठकर किसी तरह मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और पिया, लेकिन उलझन और मतली वैसी ही बनी रही। उन्होंने कमरे पर नजर डाली। हमेशा सुबह जल्दी जागने वाले वांगजी आज वक्त से काफी देर से सोकर उठे थे। जब उन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा को टटोला तो कोई चोट या गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं मिले। शरीर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी उनका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। वो सोने वाले लिबास के बजाय कल के ही मुड़े तोड़े कपड़ों में थे और उनके रात के कपड़े वैसे ही अलमारी में सलीके से रखे थे। अनुशासन पसंद वांगजी के लिए यह बेहद अजीब था। उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया था, यहां तक कि युद्ध के दिनों में भी नहीं। उन्होंने बीते कल की बातों को याद करने की कोशिश की। उन्हें याद आया कि उन्होंने और उनके शौहर पति ने पहले खानपान और पूजा की तैयारियां की, फिर वे दोनों पुस्तकालय गए और वहां शराब थी। ये याद आते ही वांगजी का दिल बैठ गया। उनके शौहर ने छिपाई हुई शराब निकाली थी और उन्हें चखने के लिए मजबूर किया था। वांगजी को सिर्फ प्याला होठों से लगाने तक याद था, उसके बाद सब धुंधला था। वो शर्मिंदगी से लाल हो गए। गनीमत थी कि वो सही सलामत अपने कमरे में थे, लेकिन उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। झाओ लिफेन ने झिझकते हुए कमरे में झांका। ब्यूरियल माउंट्स में रहने वाले लोगों में वो सबसे जानी पहचानी थी, जो रोज उनके लिए चाय लाती थीं। आज आपने चाय के लिए नहीं कहा? उसने बेहद धीमी और नर्म आवाज में पूछा। मुझे फिक्र होने लगी थी। वांगजी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाए। पेट्रियार्क ने कहा था कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने आगे कहा। ये सुनकर वांगजी की घबराहट और बढ़ गई। इसका मतलब उनके शौहर ने उन्हें उस हालत में देखा था और अब घर के स्टाफ को भी अंदाजा हो गया था। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूं। हाँ, चाय ले आओ। लिफेन उनके लिए चाय नाश्ता लाई, नहाने का पानी तैयार किया और कमरा समेटने लगी। वह उनके बिखरे कपड़े धोने के लिए ले गई और अंगीठी सुलगा दी ताकि उन्हें ठंड न लगे। उसकी ये हमदर्दी वांगजी को और भी गुनहगार महसूस करा रही थी। उन्हें लगा कि इस गलती के लिए उन्हें डांट पड़नी चाहिए थी, न कि ये प्यार मिलना चाहिए था। खैर, लिफेन मुस्कुराते हुए बाहर चली गई, जिससे जाहिर था कि उसे असल वजह नहीं मालूम थी। वांगजी नहाने के लिए गर्म पानी में बैठ गए और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके शौहर के अलावा किसी और ने उन्हें इस हालत में नहीं देखा होगा। पानी ठंडा होने लगा, पर उन्होंने उसे दोबारा गर्म नहीं किया। उन्हें लगा कि वो इस आराम के हकदार नहीं हैं। अपनी इस बड़ी भूल के लिए वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार थे, लेकिन शौहर की बेरुखी का ख्याल ही उन्हें अंदर से परेशान कर रहा था। वो डिसिप्लिन प्लैंक्स, लकड़ी के डंडे से मार की सजा भुगतने के लिए तैयार थे। वो इस लायक भी थे। अगर उनके शौहर ने उन्हें सिर्फ यही सजा दी तो वो बिना किसी शिकायत के उसे सह लेंगे। बस वो उम्मीद कर रहे थे कि ये सब बंद कमरे में हो, सबके सामने नहीं। क्लाउड रिसेसेस में अक्सर दूसरों को सबक सिखाने के लिए सबके सामने सजा दी जाती थी, लेकिन यहाँ सबके सामने ऐसी रुसवाई का ख्याल ही उन्हें डरा रहा था। अगर ऐसा हुआ तो पूरे इलाके में ये बात फैलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। वैसे सुबह झाओ लिफेन के बर्ताव से थोड़ी राहत मिली थी। शादी के इस 1.5 महीने में उन्होंने कभी शौहर को नौकरों या बच्चों पर गुस्सा करते या सख्त सजा देते नहीं देखा था। वे अक्सर गलतियों को हंसकर टाल देते थे, लेकिन बच्चों की नासमझी अलग बात थी और वांगजी जैसी समझदार शख्सियत से ऐसी बड़ी भूल होना बिल्कुल अलग। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शौहर इस पर क्या कदम उठाएंगे। जब शरीर में ठंडक बैठने लगी तो वो ठंडे पानी से बाहर आए। कपड़े बदलकर जब वो आईने के सामने बैठे तो उनकी धड़कनें रुक सी गईं। उनके माथे का रिबन, फोरहेड रिबन गायब था। वो फौरन बिस्तर के पास रखी मेज की तरफ लपके। दराज की थैली में टटोलने पर रिबन और कमल वाला पिन दोनों सही सलामत मिल गए। वांगजी ने राहत की सांस ली। क्या रात को होश में रहकर उन्होंने खुद इसे यहां रखा था या उनके शौहर ने इसे उतारा था? ये ख्याल आते ही उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कानूनन शादीशुदा होने के नाते उनके शौहर का रिबन को छूना गलत नहीं था, फिर भी इस बात की कल्पना ही उन्हें झिझक से भर रही थी। तैयार होने, चाय नाश्ता करने और ध्यान लगाने के बाद उनका सिरदर्द और मतली तो पूरी तरह ठीक हो गए, लेकिन दिल की घबराहट वैसी ही थी। देर होने की वजह से सुबह का अभ्यास छूट चुका था, इसलिए वो फौरन मैदान की तरफ चल दिए। वहां सब कुछ आम दिनों जैसा था। शिष्यों, वेन परिवार के लोगों और बाकी साथियों का बर्ताव बिल्कुल सामान्य था। किसी की नजरों में कोई अजीब भाव नहीं था।
दोपहर तक वांगजी को लगने लगा कि शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मुमकिन है कि वो शराब पीने के बाद चुपचाप खुद ही अपने कमरे में लौट आए हों और कुछ गलत हुआ ही न हो। लेकिन दोपहर के खाने पर जब उनके शौहर आए तो बाकी लोगों से मिलने के बाद उन्होंने वांगजी की तरफ एक नज़र देखा। उस एक नज़र ने वांगजी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उन्हें सब पता था। पेट्रियार्क की आवाज़ बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे हों। वांगजी का गला सूख गया। उन्होंने अपनी पहली मुलाकात को याद किया जब शौहर की आंखों में एक सख्त मिजाज था। हालांकि वे कभी बिना वजह किसी पर हिंसक नहीं होते थे, पर इस वक्त उनकी नाराजगी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आज आपकी तबीयत कैसी है? शौहर ने तबीयत लफ्ज पर थोड़ा जोर देते हुए पूछा। उनकी आवाज का मजाकिया अंदाज अब और साफ हो चुका था। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, वांगजी ने किसी तरह खुद को संभालते हुए जवाब दिया। उनकी अपनी आवाज भी उनके कानों में बेहद अजीब और थकी हुई लग रही थी। साथ बैठे साथियों ने उनकी तरफ देखा, लेकिन शुक्र था कि किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा, ऐसा है, उनके शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जानकर खुशी हुई। इसके बाद वे दूसरों से उनकी यात्रा के बारे में बात करने लगे और खाना बिना किसी और परेशानी के गुजर गया। वांगजी का मन थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने भरपेट खाना खाया। पूरे वक्त उनके शौहर उन्हें देखकर मुस्कुराते रहे। उन्होंने कल रात की बात का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी हुआ था वे उसे लेकर काफी खुश और बेफिक्र लग रहे थे। वांगजी को इससे राहत मिलनी चाहिए थी। अगर उनके शौहर को उनका बर्ताव मजाकिया लगा था तो ये गुस्से से तो बेहतर ही था। फिर भी वे नहीं चाहते थे कि वे अपने जीवन साथी के लिए एक मजाक बनकर रह जाएं। एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद इस तरह नहीं रखी जा सकती। उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन कल की शाम का एक भी पल उन्हें याद नहीं आया। सब कुछ बिल्कुल साफ था। अगर उन्हें कुछ याद होता तो वे समझ पाते कि उन्हें कैसे बात करनी है और किस तरह माफी मांगनी है। कुछ याद न होने की वजह से वे बस बुरे से बुरे अंजाम के बारे में सोचकर डर रहे थे, लेकिन वे इस तरह डरकर छिप भी नहीं सकते थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। इसलिए खाना खत्म होते ही वांगजी ने उनसे अकेले में बात करने की गुजारिश की। शौहर मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे चल दिए। एक शांत गलियारे में पहुंचकर जब वांगजी को तसल्ली हो गई कि वे दोनों अकेले हैं तो वे उनकी तरफ घूमे। मैं अपने कल के बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ, उन्होंने एक सांस में कहा। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। उन्हें लगा कि इससे बात संभल जाएगी, लेकिन शौहर ने हैरान होकर अपनी पलकें झपकाईं। उनके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। सजा? उन्होंने दोहराया। किस बात के लिए? वांगजी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें खुद नहीं मालूम था कि उनसे क्या गलती हुई है, लेकिन उन्हें यकीन था कि कुछ तो हुआ होगा। उनके पुराने घर क्लाउड रिसेसेस में शराब पीना इसीलिए मना था क्योंकि इंसान होश खोकर अपना सलीका भूल जाता है, पर वे ये बात जुबान पर नहीं ला सके। शौहर ने उन्हें गौर से देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि यहाँ शराब पीने पर कोई रोक नहीं है? उनकी आवाज बहुत नरम थी। वे वांगजी के चेहरे को ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कोई उलझन सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। फिर एक ठंडी सांस लेकर उन्होंने कहा, मैंने कल रात भी ये बात याद दिलाई थी, शायद आपको याद न हो। वांगजी ने मना करते हुए धीरे से सिर हिला दिया। हालांकि उन्हें धुंधला सा याद था कि शौहर ने शराब पेश करते हुए कहा था कि यहाँ पुराने घर के सख्त नियम लागू नहीं होते। अच्छा? शौहर ने उन्हें गहराई से देखते हुए पूछा। वांगजी समझ गए कि वे इस बात को टाल नहीं पाएंगे। मुझे बस शराब पीने तक याद है, वांगजी ने बहुत धीमी आवाज में कबूल किया। और उसके बाद का कुछ नहीं? शौहर ने माथे पर बल लाते हुए पूछा। वांगजी खामोश रहे क्योंकि कहने को कुछ बचा ही नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद शौहर ने एक और ठंडी सांस ली। शौहर, उन्होंने वांगजी का हाथ अपने हाथों में थामते हुए उसे आहिस्ता से थपथपाया। अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से मुझे बुरा लगा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अपने हाथ पर उनके शौहर के इस छुअन से वांगजी के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। इससे पहले उन्होंने कभी इतने हक और अपनेपन से उनका हाथ नहीं थामा था। शौहर की हथेलियां बहुत गर्म और एहसास बहुत सलीके का था। जब वांगजी ने अपनी धड़कनों को काबू में करके नजरें उठाईं तो देखा कि उनके शौहर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। आप सच में बहुत ज्यादा नशे में थे, उन्होंने अपनी हंसी छिपाने के लिए थोड़ा खांसते हुए कहा। लेकिन आपने कुछ भी गलत नहीं किया। वांगजी ने शक भरी नजरों से देखा तो शौहर ने उनका हाथ थोड़ा और दबाकर भरोसा दिलाया। मैं कसम खाता हूं, आप नशे में भी बहुत सीधे और शांत थे, कोई हंगामा या बदतमीजी नहीं की। ये सुनकर अच्छा लगा। वांगजी की आवाज लड़खड़ा रही थी। वे जिंदगी में कभी इतने शर्मिंदा नहीं हुए थे और ऊपर से उनके शौहर इस बातचीत के दौरान लगातार उनका हाथ थामे हुए थे। यकीनन ये उनका बड़प्पन था, लेकिन इससे वांगजी की झिझक कम नहीं हो रही थी। और वैसे भी शराब मैंने ही आपको दी थी। शौहर के चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी मुस्कान लौट आई। तो गलती मेरी है, भला मैं आपको सजा क्यों दूंगा? फिर भी मेरा बर्ताव? वांगजी की बात अधूरी रह गई। उन्होंने अपना गला साफ किया। जैसा भी रहा हो,
शौहर ने उन्हें एक अनोखी नज़र से देखा, जिसमें प्यार भी था और थोड़ी उलझन भी। उन्होंने अपनी अंगूठे से वांगजी के हाथ के पिछले हिस्से को सहलाया, जिससे वांगजी के पूरे बदन में एक सहरन दौड़ गई। चलिए, एक सौदा करते हैं। वे मुस्कुराए। मैं सजा का ख्याल छोड़ दूंगा, बशर्ते आप मुझसे एक वादा करें। कैसा वादा? वांगजी ने हैरान होकर पूछा। वो इस बात से मना नहीं कर सकते थे। उनके शौहर जो भी वादा मांगते, वांगजी को वो करना ही था। अपनी इस भूल का पछतावा करने के लिए वो इतना तो कर ही सकते थे। भले ही शराब शौहर ने दी थी, लेकिन अपने बर्ताव के जिम्मेदार वो खुद थे, जैसा कि उनके ताया जी, बड़े चाचा ने हमेशा सिखाया था। उन्हें लगा कि शायद शौहर उनसे हमेशा के लिए शराब छोड़ने का वादा मांगेंगे, और वो इसके लिए खुशी खुशी तैयार थे। उनके शौहर ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सिर झुकाया और बोले, आप मेरे अलावा किसी और के साथ कभी शराब नहीं पिएंगे? कभी भी नहीं। मेरे साथ पीना ठीक है, लेकिन किसी और के सामने आप उस हालत में नहीं होने चाहिए। मंजूर है? वांगजी ने हैरान होकर उन्हें देखा और धीरे से सिर हिलाया। जी मंजूर है। वैसे भी मेरा आगे कभी शराब पीने का इरादा नहीं है। उन्हें शौहर की ये बात थोड़ी अजीब लगी। किसी और के सामने आप उस हालत में नहीं होने चाहिए। वांगजी को नहीं मालूम था कि उस रात वे किस हालत में थे, लेकिन अगर ऐसा बर्ताव दूसरों के सामने करना मना था तो यकीनन वह बेहद अजीब या सलीके के खिलाफ रहा होगा। उनके शौहर ने थोड़े लाड़ से अपने होंठ सिकोड़े और सांस भरकर कहा, सच कहूं तो मुझे थोड़ी निराशा हुई, पर खैर, मर्जी आपकी है। उन्होंने वांगजी का हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गए। अब उदास होने की बारी वांगजी की थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। शौहर को वेन परिवार के लोगों से बात करनी थी और वांगजी के भी अपने काम थे। दोपहर का बाकी वक्त बच्चों के साथ गुजरा, जिन्होंने उन्हें इतना मसरूफ व्यस्त रखा कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। बाद में अपने कमरे में लौटकर वांगजी ने इस बात के लिए शुक्रगुजार होने की कोशिश की कि वे दूसरों के सामने रुस्वा होने से बच गए। उन्होंने तय किया कि वे इस गलती से सबक लेंगे और अपने नियमों को और सख्त करेंगे। नए घर के माहौल में ढलने के लिए उन्होंने खाने के वक्त खामोश रहने जैसे कई छोटे मोटे नियम छोड़ दिए थे, ताकि रिश्ते में खटास ना आए, लेकिन शराब के मामले में वे बहुत लापरवाह हो गए थे। भले ही शौहर ने उन्हें सजा नहीं दी थी, पर वांगजी ने खुद को सजा देने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे रोज सुबह 1 घंटा ज्यादा ध्यान लगाएंगे, कड़ा अभ्यास करेंगे और गर्म पानी से नहाने जैसी सुख सुविधाओं से खुद को दूर रखेंगे। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई ताकि वे खुद को वापस सही रास्ते पर ला सकें, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर उस रात मैंने ऐसा क्या किया था। अगली सुबह से वांगजी अपनी तय की हुई दिनचर्या पर लौट आए। सुबह जल्दी उठकर उन्होंने अतिरिक्त ध्यान लगाया। जब तलवारबाजी के अभ्यास का वक्त आया तो उन्होंने अपने साथियों शाओ शिंगचेन या सोंग जिचेन के साथ मुकाबला करने का सोचा, ताकि वे अपनी एकाग्रता बढ़ा सकें। लेकिन अचिंग को बेहद निराशा हुई जब उसे पता चला कि वे दोनों अपनी रवानगी की तैयारी कर चुके थे। हमें एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, शाओ शिंगचेन ने बात को थोड़ा संभालते हुए कहा। यह बहुत जरूरी है, पर हम पहली बर्फबारी तक लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। वेन परिवार के मुताबिक महीने भर में बर्फ गिरने वाली थी। वांगजी सोचने लगे कि ऐसा क्या काम आ पड़ा, पर उन्होंने फालतू बातों में अपनी ऊर्जा जाया न करने का फैसला किया और उन्हें सीमा तक विदा करने गए। उनके जाने के बाद अचिंग का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन उसने पढ़ाई करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने वादा किया था कि वे पूरी सर्दियां यहाँ रुकेंगे, फिर वे क्यों चले गए। उसने अपना सिर बाहों में छिपा लिया और लिखने से मना कर दिया। वांगजी को लगा कि इस जिद के लिए उसे डांट पड़नी चाहिए, पर उनका दिल नहीं माना। उन्हें अपनी माँ की याद आ गई कि कैसे बचपन में उनसे मिलने के बाद जब अलग होने का वक्त आता था तो वे कितने उदास हो जाते थे। उन्होंने अचिंग को चुपके से कुछ फल दिए, जिन्हें उसने बाकी बच्चों से छिपकर खा लिया। ये देखकर वांगजी को तसल्ली हुई, पर उसका सवाल उन्हें भी परेशान कर रहा था कि वे दोनों इतनी जल्दी क्यों चले गए। वांगजी को इतना तो समझ आ रहा था कि वे शौहर के किसी खास मिशन पर गए हैं। सुबह वे दोनों शौहर के कमरे में काफी देर तक मशविरा कर रहे थे और बाहर आते ही उन्होंने जाने का ऐलान कर दिया। वांगजी को मालूम था कि इसमें दखल देना ठीक नहीं है, पर वे फिक्र करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। त्योहार वाली रात की उस छोटी सी भूल के अलावा उन्हें लग रहा था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी और उनके शौहर का बर्ताव भी उनके प्रति बेहद नर्म था। वे उनके साथ अदब और नरमी से पेश आते थे, लेकिन दोनों के बीच अब भी वो भरोसा नहीं था जो एक रिश्ते में होना चाहिए। पेट्रियार्क ने कभी वांगजी को अपने दिल की बातें या अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि उनके अपने इलाके के बारे में, जैसे वहाँ का निज़ाम कैसे चलता है, गाँवों में कौन रहता है या यीलिंग शहर पर उनका कितना असर है, सब कुछ एक राज ही था। वांगजी को अब तक ये समझ नहीं आया था कि उनके शौहर इस शादी से आखिर चाहते क्या हैं। न तो उन्हें लैन कबीले से कोई सियासी फायदा चाहिए था और न ही वे ऐसा कोई इरादा रखते थे। वे किसी बिस्तर गर्म करने वाले हमसफर की तलाश में भी नहीं थे, और अगर वारिस की बात थी तो वे अपने शिष्यों में से किसी को भी चुन सकते थे। वांगजी को अपने होने का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा था, फिर भी
उन्होंने इसी में सब्र करने की कोशिश की। हिसाब लगाया तो शादी को महज 7 हफ्ते हुए थे। इतने कम वक्त में गहरे अपनेपन की उम्मीद करना जल्दबाजी होती। शायद आने वाले सालों में चीजें बदल जाएं। शाओ शिंगचेन और सोंग जिचेन के अचानक चले जाने से वांगजी को काफी मायूसी हुई थी। वे उनके साथ अभ्यास करने और सोंग जिचेन के साथ शतरंज शांगक्युई खेलने की उम्मीद कर रहे थे। दोनों के जाते ही उनकी ये हसरत अधूरी रह गई, जिससे वांगजी के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ये देखकर उनके शौहर हंस पड़े। उन्होंने वांगजी को हल्के से कोहनी मारते हुए कहा, ये किस लिए? अभी तो उन्हें जाने कुछ ही दिन हुए थे। क्या आप अभी से उन्हें इतना याद करने लगे? सोंग जिचेन ने मेरे साथ शतरंज खेलने का वादा किया था। वांगजी ने थोड़ा झिझकते हुए अपनी बात रखी। मैं बस एक जोड़ीदार की उम्मीद कर रहा था। ये एक बच्चों जैसी मासूम सी शिकायत थी जिस पर शौहर को ध्यान नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसी शाम वे वांगजी को पुस्तकालय ले गए और खुद बिसात के सामने बैठ गए। उस दिन के बाद से वे दोनों हर रात साथ खेलने लगे। जब वे शतरंज से ऊब जाते तो पासे का खेल शुरू हो जाता। जब वांगजी ने पासे के खेल पर थोड़ी नापसंदगी जताई तो शौहर ने फौरन कहा, हम कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, कोई शर्त नहीं लगेगी, फिर पासे खेलने में क्या बुराई है? वांगजी के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। शौहर उन्हें रोज नए नए खेल सिखाते, जो ज्यादातर आम लोगों, देहाती इलाकों के खेल थे और जिन्हें बड़े कबीलों के लोग शायद ही जानते हों। जब शौहर को पता चला कि वांगजी को इन सब खेलों का कोई अंदाजा नहीं है तो वे हैरान रह गए। वे कहने लगे, मैं आपके बड़े भाई को एक और खत लिख रहा हूँ। पुराने घर के बच्चों को भी इन खिलौनों और खेलों की जरूरत है। अगर आप आम लोगों के खेल ही नहीं जानेंगे तो उनके सुख दुख को कैसे समझेंगे? वांगजी को उनकी इस दलील का कोई सिर पैर समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद जब शौहर यीलिंग शहर से अकेले और भेष बदलकर लौटे, शायद अफवाहों का पता लगाने के लिए, तो वे अपने साथ ढेर सारे खिलौने और खेल ले आए और उन्हें वांगजी की झोली में डाल दिया। बचपन में आपको ये सब नसीब नहीं हुआ, शौहर ने बेहद संजीदगी से कहा, इसलिए मैं ये अब आपको दे रहा हूँ। मैं अपने शौहर को किसी चीज से महरूम नहीं देख सकता। वांगजी को उनकी इस बात पर हंसी भी आई और उनका दिल भर आया। उन्होंने कहा कि वे अब बच्चे नहीं हैं और इस तरह पैसों को फिजूल की चीजों पर जाया नहीं करना चाहिए। पर शौहर ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसे संभाल कर रख दीजिए। वे शरारत से मुस्कुराए। शाओ शिंगचेन और सोंग लैन अपनी यात्राओं से कोई न कोई यतीम बच्चा लाते ही रहते हैं, ये खिलौने तब काम आ जाएंगे। वांगजी जानते थे कि वे दोनों अक्सर बेसहारा बच्चों को यहाँ ले आते थे। चिंग, मेई और बाकी कई बच्चे इसी तरह यहाँ आए थे, जिन्हें भीख मांगने या चोरी करने की मजबूरी से बचाकर बुरियल माउंट्स में एक घर मिला था। ये सब शाओ शिंगचेन की गलती है, शौहर ने मजाक में शिकायत की। उसका दिल बहुत कमजोर है, किसी उदास बच्चे को देखा नहीं कि उसे साथ ले आया। पर वांगजी जानते थे कि सिर्फ शाओ शिंगचेन ही नहीं, उनके शौहर का दिल भी इन बेसहारा बच्चों के लिए उतना ही नरम था। बच्चा चाहे चोर हो या किसी भी पृष्ठभूमि का, वे हर एक का खुले दिल से स्वागत करते थे। वांगजी को इस पर कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उन्हें नए बच्चों के आने का ख्याल अच्छा लगा। वे अकेले में अक्सर बच्चों के भविष्य के लिए नई कक्षाएं और पढ़ाई के तरीके सोचने लगते। यहाँ तक कि वे उनके लिए अच्छे नामों के बारे में भी सोचने लगे थे, हालांकि वे जानते थे कि ये सब अभी बहुत जल्दबाजी होगी। साथियों के जाने के बाद वांगजी का पूरा दिन बच्चों की पढ़ाई और शिष्यों के अभ्यास में गुजर जाता। जब भी उन्हें फुर्सत मिलती, वे अपनी लिखावट, कैलीग्राफी और संगीत को वक्त देते। उन्होंने शौहर से कुछ खास कागजात, स्क्रोल्स तैयार करने का वादा किया था, जिसे उन्होंने हफ्ते भर की कड़ी मेहनत के बाद पूरा किया। इसके बाद उनका ध्यान अपने वाद्य यंत्र गुकिन की तरफ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने शादी के बाद से कभी अपने शौहर के लिए संगीत नहीं बजाया था। उनके कबीले में संगीत की बहुत अहमियत थी और वे हमेशा से अपने जीवन साथी के लिए बजाना चाहते थे। जब उन्होंने अभ्यास के लिए उसे निकाला तो महसूस हुआ कि काफी वक्त से सिर्फ जंग में इसका इस्तेमाल करने की वजह से उनकी उंगलियां थोड़ी ठहर गई थीं। इसलिए उन्होंने पूरा एक हफ्ता अपने संगीत को निखारने में लगा दिया, ताकि वे शौहर के सामने इसे बेहतरीन तरीके से पेश कर सकें। जब वे पूरी तरह तैयार हो गए तो उन्होंने शाम के वक्त शौहर के लिए बजाने की पेशकश की। पैट्रियार्क पहले तो हैरान हुए, फिर बेहद खुश। वे बड़े ध्यान से उनका संगीत सुनते और कभी कभी बदले में खुद भी बजाते। वांगजी ये तो जानते थे कि शौहर की वो बांसुरी एक आध्यात्मिक हथियार है, पर अब पता चला कि वे उसका इस्तेमाल सुरीले संगीत के लिए भी करते हैं। वे कई चंचल और खुशमिजाज धुनें बजाते, जिन्हें वांगजी बड़े चाव से सुनते। अकेले में वांगजी ने मन ही मन एक नई धुन तैयार करनी शुरू कर दी, बांसुरी और गुचिन की एक जुगलबंदी। त्योहार के बाद उन्होंने इसकी शुरुआती कुछ लाइनें कागज पर उतारी। दिन ब दिन ये धुन धीरे धीरे शक्ल लेने लगी। वे हर रात इस पर काम करते और इसके बारे में किसी को नहीं बताते। उन्होंने फैसला किया कि जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो वे इसे परखेंगे, और अगर ये बेहतरीन रही तो वे शौहर के सामने इसे साथ मिलकर बजाने की बात रखेंगे। इस ख्याल मात्र से ही उनका दिल एक अनजाने एहसास से भर जाता। पतझड़ का मौसम अब सर्दियों में बदलने लगा था। ठंड बढ़ गई थी और बगीचे खाली हो चुके थे। हालांकि खेती का काम खत्म हो चुका था।
फिर भी वांगजी सुबह से शाम तक मसरूफ रहते। इसके बावजूद उन्होंने अपने वक्त में से हर हफ्ते 3 घंटे का समय अलग निकाला। वेन कबीले की दादी माँ ग्रैनी वेन उन्हें खाना पकाना सिखाने के लिए तैयार हो गई थीं और वांगजी इस नई कला को पूरी लगन से सीख रहे थे। त्योहार के बाद उनके मन में ख्याल आया था कि शादीशुदा जोड़ों की तरह उन्हें भी कभी अपने शौहर के लिए कुछ पकाना चाहिए। वांगजी का दिल वो हर काम करने के लिए मचल रहा था जो एक शादीशुदा जोड़े को एक दूसरे के लिए करना चाहिए, लेकिन रसोई के काम में उनका हाथ बहुत तंग था। उनके जैसे ऊंचे खानदान के योद्धाओं से खाना पकाने की उम्मीद नहीं की जाती थी। बड़े कबीलों में बच्चों को विद्वान, सिपाही और लीडर बनाया जाता था और रसोई का काम सिर्फ उन बच्चों को सौंपा जाता था जो कमजोर होते थे या तलवारबाजी नहीं सीख पाते थे। ऐसे बच्चों को कबीले के लिए एक शर्मिंदगी समझा जाता था, इसलिए कई योद्धा इस बात पर फख्र करते थे कि उन्हें अंडा उबालना या सुई धागा चलाना तक नहीं आता। खैर, वांगजी के पुराने घर में बच्चों को थोड़ी बहुत बुनियादी चीजें सिखाई जाती थीं। बचपन में उन्होंने दलिया, कंजी, टोफू तलना और अचार बनाना सीखा था ताकि वक्त पड़ने पर वे भूखे न रहें। लेकिन शौहर को तो मसालेदार गोश्त, तीखी चटनियाँ, भारी मिठाइयाँ और दिन भर में तैयार होने वाले सूप पसंद थे। ये सारे पकवान वांगजी के लिए एक पहेली थे, इसलिए उन्होंने दादी माँ की मदद ली। उनकी देखरेख में वांगजी ने मोमोज, डम्पलिंग्स, स्टीम्ड बन, भुना हुआ मुर्ग और जायकेदार चटनियाँ बनाना सीखा। धीरे धीरे वे केक और सूप बनाने की तरफ बढ़े। इसमें वक्त लगा क्योंकि वे इस काम में पैदाइशी माहिर नहीं थे, पर वे एक जिम्मेदार शागिर्द की तरह पूरी लगन से जुटे रहे। शौहर को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वांगजी रसोई में घंटे बिता रहे हैं। वांगजी ने इस बात को छुपाकर रखा था ताकि जब वे पूरी तरह सीख जाएं तो शौहर को एक लजीज सरप्राइज दे सकें। खुशकिस्मती से शौहर खुद भी इन दिनों काफी मसरूफ थे। वे अक्सर आसपास के गांवों में शरणार्थियों को बसाने के काम से जाते रहते थे और जल्द ही एक और मसरूफियत सामने आ गई। एक सुबह जब वांगजी अभ्यास के मैदान से लौटे तो उन्होंने देखा कि वेन परिवार के लोग पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े बक्से ला रहे थे। मुख्य हॉल में कई क्रेट्स जमा थे और शौहर उनके पास खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। वांगजी को हैरान देखकर शौहर ने एक ठंडी सांस ली। नजराना ट्रिब्यूट, उन्होंने कहा। वांगजी फौरन समझ गए। कई सालों से अलग अलग कबीले पैट्रियार्क को नजराने भेजते आ रहे थे और उनका अपना कबीला भी इसमें शामिल था, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये तोहफे इतने कीमती और ज्यादा होंगे। कुछ ही देर में पूरा हॉल अनाज की बोरियों और खूबसूरत बक्सों से भर गया। वेन किंग हर एक डिब्बे की जांच कर रही थी। वे हर साल इसी मौसम में ये चीजें भेजते हैं। शौहर ने बक्सों को देखते हुए हैरानी से सिर हिलाया। हर साल 10वीं चंद्रमास के पहले दिन। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा है। वांगजी को उनकी बात पर पूरा भरोसा था। 2 महीने की शादी में वे समझ चुके थे कि उनके शौहर दूसरों की दौलत या खैरात पर निर्भर नहीं थे। उनके लोग अपनी जमीन पर खुद खेती करते और फसलें बेचते थे। शौहर खुद खेतों में काम करते थे और उन्होंने खेती और सिंचाई के कई नए जादुई तरीके खोजे थे जिससे फसलें अच्छी होती थीं। उन्होंने एक ऐसी मशीन भी बनाई थी जो एक दिन में थान के थान कपड़े तैयार कर सकती थी। ये सारी चीजें यीलिंग के बाजार में अच्छे मुनाफे पर बेची जाती थीं, जिससे उनके पास काफी पैसा आ जाता था। यहाँ तक कि यीलिंग के व्यापारी खुद उन्हें एक टैक्स देते थे, क्योंकि पैट्रियार्क की मौजूदगी की वजह से पूरा शहर चोर लुटेरों से महफूज था। जब गोदाम पहले से ही अनाज से भरे थे तो इस नजराने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी कबीलों ने इसे भेजा था, इसलिए वांगजी बक्सों को सहेजने और उनका हिसाब किताब रखने में मदद करने लगे। वे बड़े चाव से देख रहे थे कि बड़े बड़े कबीलों के सरदार एक महान हस्ती को क्या तोहफा भेजना सही समझते हैं। छिंघे कबीले ने कीमती ऊन और खाल भेजी थी। लैनलिंग ने रेशम और सूती कपड़े और यूनमेंग ने स्याही और रंगों का एक बड़ा बक्सा भेजा था। छोटे कबीलों ने किताबें, चाय, सोने के कंगन और नक्काशीदार कंघियां भेजी थीं। वांगजी के अपने कबीले ने साई टाउन के मशहूर कपड़े भेजे थे। उन जाने पहचाने रेशमी कपड़ों को देखकर वांगजी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने हाथ बढ़ाकर कपड़े को अपनी उंगलियों से छुआ। शौहर की नजर उन पर पड़ी। अगर आपको पसंद है तो आप इसे रख सकते हैं, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, पर वांगजी ने सिर हिला दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनके पास पहले ही कपड़ों, जेवरातों और बच्चों के बनाए खिलौनों का ढेर लगा था। उन्हें लगता था कि उनके पास पूरी जिंदगी के लिए काफी दौलत है, पर उनके शौहर हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ लाते रहते थे। पिछली बार भी वे यीलिंग से उनके लिए रेशम, खिलौने और नई किस्म की चाय लाए थे। वांगजी ने इस तरह पैसे जाया करने पर ऐतराज जताया था और शौहर हमेशा उनकी बात को हंसकर टाल देते थे। वे इन सामने पड़े नजराने के सामान के लिए भी उतने ही बेफिक्र थे। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसे गोदाम में रखवा देते हैं, उन्होंने वांगजी के हाथ में मौजूद नीले रेशम की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं इसे गांव में भिजवा दूंगा ताकि कोई जरूरतमंद इसका इस्तेमाल कर सके, या फिर हम खुद इसका इस्तेमाल कर लेंगे। बच्चों के लिए नए लिबास सिलवाने में ये कपड़ा काम आ जाएगा। वे सब बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। शौहर अचानक हंस पड़े। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है? क्या हम उन्हें कुछ ज्यादा ही खिला रहे हैं? क्यों न हम उन्हें खरगोशों की तरह सिर्फ घास और सलाद देना शुरू कर दें? शायद तब वे छोटे और प्यारे ही रहें। वांगजी ने उनकी इस मजाकिया बात पर एक ठंडी सांस ली
और उसे टाल गए। पर वे जानते थे कि शौहर की बात में थोड़ी सच्चाई थी। बच्चे वाकई बढ़ गए थे। शादी के इन कुछ महीनों में ही वे पहले से काफी लंबे हो गए थे और उनके त्योहार वाले कपड़े छोटे पड़ने लगे थे। यहाँ तक कि शिष्यों के अभ्यास करने वाले लिबास भी थोड़े पुराने और घिस चुके थे। वांगजी ने पहले इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन नजराने का सामान सहेजने के बाद शौहर ने उन्हें गोदाम की चाबियां सौंप दी। इस भरोसे को देखकर वांगजी को अंदर ही अंदर बेहद खुशी हुई, पर साथ ही उन्होंने इस नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने का इरादा भी कर लिया। अब अगर गोदाम का निजाम उनके हाथ में था तो बच्चों के कपड़ों का ख्याल रखना भी उनका फर्ज था। अगली सुबह उन्होंने कपड़ों की छंटनी शुरू की। युआन के लिए उन्होंने तितलियों वाला हरा रेशम चुना, और मेई के लिए गुलाबी तितलियों वाला हल्का नीला कपड़ा और बाकी छोटे बच्चों के लिए सुनहरे काले बांस के डिजाइन वाला कपड़ा तय किया। बड़े शिष्यों के लिए उन्होंने लाल रेशम अलग रखा और रोज की पढ़ाई के लिए सूती कपड़े के कुछ थान निकाले। काम खत्म करके वे सोच में डूब गए। शौहर ने यीलिंग जाने का कोई जिक्र नहीं किया था। वांगजी को मालूम नहीं था कि उन्हें खुद पहाड़ से नीचे जाने की इजाजत है या नहीं, और वे किसी दर्जी को भी नहीं जानते थे। पर जब उन्होंने ये परेशानी वेन छियोंगशिन को बताई तो पता चला कि वेन परिवार की 3 खवातीन महिलाएं सिलाई का काम बखूबी जानती हैं। कपड़े देखकर वे खुशी खुशी बच्चों के लिबास सिलने के लिए तैयार हो गईं। कपड़ों के डिजाइन तय होने के बाद नाप लेने की बारी आई। वांगजी ने बिना सोचे समझे सब बच्चों को इकट्ठा करके नए कपड़ों की बात बता दी, जिससे पूरी क्लास में एक हंगामा मच गया। उन उछलते कूदते और उत्साहित बच्चों का नाप लेने में वांगजी को पूरे 2 घंटे लग गए। रात को जब उन्होंने शौहर को इस जद्दोजहद के बारे में बताया, पेट्रियार्क जोर से हंस पड़े। देखा आपने, उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, आपको ये सब अपने लिए रख लेना चाहिए था। आप भी बड़े नादान हैं। आपके पास दर्जनों नए लिबास होते, पर आपने वो कीमती कपड़ा उन नटखट बच्चों पर जाया कर दिया। उनकी इस प्यारी मुस्कान को देखकर वांगजी के दिल में फिर से एक जानी पहचानी हलचल हुई। उन्होंने बड़े सलीके से जवाब दिया, मुझे दर्जनों कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। सच तो ये था कि जब भी वे अपनी अलमारी देखते उन्हें एक तरह का पछतावा होता। उनके पास जरूरत से ज्यादा चीजें थीं। कबीले के बुजुर्गों की सादगी वाली सीख उन्हें हमेशा अपने ताया जी की आवाज की तरह याद आती थी। शौहर ने इस तरह सिर हिलाया जैसे वे उनसे बेहद निराश हुए हों। नादानी है ये। क्या आप नहीं जानते कि शादी का रिश्ता कैसे चलता है? आपको थोड़ा लालची होना चाहिए। उन्होंने मजाक में अपने हाथ कमर पर टिकाए और बोले, आपको मुझसे जिद करनी चाहिए कि शौहर, आप जल्दी से मेरे लिए नए कपड़े और जेवरात क्यों नहीं लाते? कंजूसी मत कीजिए। अगर एक नामी शख्सियत से शादी करके भी मुझे लाड प्यार न मिले तो ऐसी शादी का क्या फायदा? आप वैसे भी मुझे बहुत लाड प्यार देते हैं, वांगजी ने फौरन टोकते हुए कहा। ये सच था। उनके शौहर बाजार से हमेशा उनके लिए कोई न कोई तोहफा लाते रहते थे। उन्होंने वांगजी को खरगोश लाकर दिए थे और जरूरत से ज्यादा कपड़े और जेवरात पहले ही दे चुके थे। हालांकि वांगजी के लिए इन चीजों की कोई खास अहमियत नहीं थी, पर उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा कद्र थी वो था शौहर का वक्त और तवज्जो, और वो उन्हें भरपूर मिल रही थी। शौहर अब दोपहर का खाना भी उनके साथ खाते थे और लगभग हर शाम वे दोनों साथ ही गुजारते थे। वे साथ में खेल खेलते, संगीत का रियाज करते और बातें करते। वांगजी इस बदलाव से बेहद खुश थे, पर जैसे ही वांगजी ने ये बात कही, शौहर के गले में चाय अटक गई। उनका चेहरा लाल हो गया और वे अपना मुंह छिपाकर हंसने लगे। ओ नहीं, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए चमकीली नजरों से कहा, मुझे पता है कि आपके अगले तोहफे में मुझे आपको क्या देना है। वांगजी ने अपना प्याला मेज पर रखा और उन्हें ऐसा करने से मना करने की कोशिश की। वे जानते थे कि शौहर इतने अमीर जरूर हैं कि इन तोहफों से वे कंगाल नहीं होंगे, पर फिर भी उन्हें अब किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन शौहर ने उनकी एक न सुनी। नहीं, आपने खुद मुझसे ये मांगा था और मैं भूल गया था। उन्होंने झुककर अदब से सलाम किया। अपने इस भुलक्कड़ शौहर को माफ कर दीजिए, पर अब मुझे याद आ गया है और मैं आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। वांगजी हैरान रह गए, पर शौहर ने आगे कुछ नहीं बताया और वहां से चले गए। वांगजी अकेले कमरे में उन्हें जाते हुए देखते रह गए। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए वे देर तक सोचते रहे कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या मांग की थी जो उन्हें याद नहीं आ रही थी। वे इस घर में जो भी जिम्मेदारियां और आज़ादी चाहते थे, जैसे बच्चों को पढ़ाना, शिष्यों को तलवारबाजी सिखाना और घर के कामों में हाथ बटाना, वो सब उन्हें पहले ही मिल चुका था। वे अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद मुतमईन, संतुष्ट थे। खैर, लगभग मुतमईन थे। बिस्तर पर करवट बदलते हुए वांगजी को एहसास हुआ कि पहाड़ पर ठंड काफी बढ़ गई थी। ओस की बूंदें जमने लगी थीं, पर महल के अंदर का माहौल काफी गर्म और आरामदायक था, क्योंकि शौहर ने जादुई तावीज़ों, तालिस्मन्स का एक अनोखा इस्तेमाल करके कमरों को गर्म रखने का इंतजाम किया था। वेन परिवार के पास भी ठंड से बचने के पूरे साधन थे, फिर भी रातें काफी ठंडी होती थीं। कभी कभी वांगजी को लगता कि काश वे इस बड़े से बिस्तर पर इतने अकेले न होते। उनके शौहर का बदन हमेशा गर्म रहता था। जब भी वे उनके पास बैठते, उन्हें शौहर के जिस्म की तपिश महसूस होती थी। उनके मन में एक झिझक भरा ख्याल आता कि इतने गर्म और प्यारे इंसान के साथ बिस्तर साझा करना कितना सुकूनदेह होता। अगर उनके शौहर को कोई ऐतराज न हो,
तो भले ही वे एक दूसरे को छुए बिना ही बस साथ सो सकते थे। इस ख्याल पर लैन वांगजी थोड़े असहज हुए, पर उन्होंने खुद को इस सच के साथ समझाया कि बिना छुए भी तो गुजारा हो ही सकता था। कम से कम उनके शौहर तो इसके बिना बखूबी अपनी जिंदगी संभाल रहे थे। उन्होंने कभी अपने वैवाहिक अधिकारों की बात नहीं की थी, और अब वांगजी को एक गहरी मायूसी के साथ ये शक होने लगा था कि वे शायद कभी ऐसा करेंगे भी नहीं। वे दोनों हर शाम साथ बिताते थे, पर जैसे ही रात ढलती उनके शौहर विदा ले लेते और वांगजी को अकेले ही अपने कमरे में लौटना पड़ता। पेट्रियार्क ने कभी एक बार भी नहीं कहा था, शौहर क्यों ना आज की रात मैं आपके साथ गुजारूं। वांगजी ने करवट बदली और कंबलों को पैरों में समेट लिया। वे अब भी अपने शौहर की इस बेरुखी का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। इस नए घर में 2 महीने बिताने के बाद उन्हें इतना तो यकीन हो गया था कि यहाँ कोई और रिश्ता या छुपा हुआ लगाव नहीं था। वैन परिवार के लोग बहुत सीधे साधे थे और झूठ बोलना नहीं जानते थे। वे सब वांगजी के आदी हो चुके थे और उनकी नजरों में कभी वांगजी के लिए कोई हमदर्दी या अजीब भाव नहीं दिखा। जब भी वांगजी शौहर के गांवों के दौरों का जिक्र करते तो कोई बात बदलने की कोशिश नहीं करता था। ऐसा लगता था कि इस शादी ने भले ही वेन परिवार को हैरान किया हो, पर वे इस बात से परेशान नहीं थे कि शौहर का कहीं और कोई रिश्ता है। यकीनन बुरियल माउंट्स में कुछ खूबसूरत और युवा लोग भी थे जिन पर वांगजी ने खास नजर रखी थी, लेकिन उनके शौहर का बर्ताव वेन परिवार या नौकरों में से किसी के साथ भी कभी सलीके के खिलाफ नहीं था। वे वेन किंग और वेन छियोंगशिन के साथ दोस्ताना थे, पर वेन छियोंगशिन जहां उनका बेहद अदब करते थे, वहीं वेन किंग उन्हें एक शरारती छोटे भाई की तरह मानती थीं। शौहर की नजरें कभी किसी पर ठहरती नहीं थीं और वे वांगजी के अलावा कभी किसी और के साथ अकेले में वक्त नहीं बिताते थे। ये बात सही भी थी और इससे वांगजी को थोड़ी तसल्ली भी मिलती थी, पर फिर भी शौहर का उनके करीब ना आना उन्हें उलझन में डाल देता था। वे सीधे लेट गए और अंधेरे कमरे को घूरने लगे। अब उन्हें अपनी शादी की पहली रात की यादें थोड़ी कड़वी लगने लगी थीं। वांगजी को डर था कि शायद उन्होंने अनजाने में शौहर को कोई गलत संदेश दे दिया था, जिसे अब सुधारना उनके बस में नहीं था। शादी की रस्मों के बाद उन्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए था, पर वांगजी ने तब कोई पहल नहीं की थी। वे उस वक्त अपने भीतर के डर और झिझक को छुपा नहीं पाए थे, और उनके शौहर ने यकीनन ये समझ लिया होगा कि वांगजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। ये सोचकर वे फिर से शर्मिंदगी से घिर गए, पर तब से अब तक उनके जज्बात काफी बदल चुके थे। वांगजी इस तरह की बातें रात के सन्नाटे में अपने कमरे के अलावा कहीं और सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उनके दिल में शौहर के करीब आने को लेकर कोई डर नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि उनके शौहर आएं। मगर अब इसकी उम्मीद बहुत कम लगती थी। धीरे धीरे वांगजी सोचने लगे कि शायद अमरता इमॉर्टैलिटी हासिल करने के बाद इंसानी जिस्म की ये मामूली ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि उनके शौहर की दिलचस्पी पुरुषों में थी ही नहीं। अगर ऐसा था तो उन्होंने वांगजी को क्यों चुना? वे इस फैसले का कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे थे। वेन परिवार को करीब से जानने के बाद उन्हें लगा कि शायद उन लोगों ने ही शौहर को घर बसाने की सलाह दी होगी, ताकि वे अकेले न रहें या कबीले के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकें। कबीलों के सरदार अक्सर समाज में एक मिसाल बनने और काम में हाथ बटाने के लिए शादी करते थे। मुमकिन है कि शौहर ने भी यही सोचकर शादी की हो, पर फिर भी अगर उनके शौहर को ख्वातीन महिलाएं ज्यादा पसंद थीं तो उन्हें किसी महिला से ही शादी करनी चाहिए थी। लैन वांगजी ने करवट ली। वे जानते थे कि उनकी ये सोच थोड़ी बचकानी और छोटी थी। इस बारे में आगे सोचने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सिर तकिए के नीचे छुपाया और खुद को सोने पर मजबूर कर लिया।